अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मेरा नाम एहतिशाम नसीर है और मैं स्किल्स फॉर रिस्क की जानिब से आपसे आज मुखातिब हूँ। स्टूडेंट्स, हमने अपनी 9th क्लास के कंप्यूटर की बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और कल हमने उसका फर्स्ट टॉपिक प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से देखा था। आज हम मज़ीद आगे जाने से पहले इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते जो हमने कल पढ़ा था। हमने देखा था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होती क्या है। प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे पास एक सिस्टमेटिक टेक्निक है जिसमें डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करके हम अपनी प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन करते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसमें सबसे फर्स्ट स्टेप जो हमने देखा था वो हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी कि प्रॉब्लम जो हमारे पास आई है क्या वो प्रॉपर्ली डिफाइन है। अगर डिफाइन है तो उसमें तमाम रिक्वायरमेंट्स जो हमें रिक्वायर्ड हैं वो कंप्लीट हैं कि नहीं है। अगर तो हमारे पास जो प्रॉब्लम आई है वो कंप्लीट नहीं है, अनक्लियर है, तो उसके लिए हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ का इस्तेमाल करते थे और उन स्ट्रेटजीज़ का इस्तेमाल करके हम अपनी प्रॉब्लम के बारे में जानने की कोशिश करते थे, जिसमें फर्स्ट स्टेप ये था कि हम उसका बैकग्राउंड चेक करते थे कि प्रॉब्लम हमारे पास किस बैकग्राउंड में, किस सर्कमस्टांसिस और सिचुएशन के अंदर आ रही है। उसके बाद हम गेसेस अप्लाई करते थे अपने, ताकि हम ये देख सकें कि अगर कोई हिडन इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए अपनी प्रॉब्लम के बारे में तो हमारे लिए अच्छा होगा। और ये गेसेस हमारे पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे होते थे। इसके बाद हम उस प्रॉब्लम की एक पिक्चर ड्रा कर लेते थे ताकि हम उसको आसानी से समझ सकें। इसके बाद हम अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करते थे। एनालाइज करने का मतलब ये था कि हम उसको डीपली अंडरस्टैंड करते थे ताकि हम उस अपनी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्यूशन दे सकें, और उसके लिए हम फ्लो चार्ट्स, एल्गोरिथम्स, इनका सहारा लेते थे। ठीक है, इसके बाद हम सॉल्यूशन की तरफ जाते थे। अपने सॉल्यूशन में हम देखते थे कि हमारा जो एल्गोरिथम है या हमारा जो प्रॉब्लम है उसका जो हमने एल्गोरिथम लिखा है क्या वो ठीक है कि नहीं है, हमने उसका जो फ्लो चार्ट बनाया है वो ठीक है कि नहीं है। हम इसके मज़ीद डिटेल में जाते थे और इस तरह डिफरेंट स्टेप्स को हम फॉलो करते थे ताकि हमें प्रॉपरली एक आंसर उसका मिल जाए। फिर हम कैंडिडेट सोल्यूशन की तरफ जाते थे, जो ये हमारे पास स्पॉन्टेनियस सोल्यूशन होता था कि हमारा ऐसा सोल्यूशन जो कि एक्चुअल सोल्यूशन के आसपास हो, दूर ना हो, तो हम उस सोल्यूशंस को कैंडिडेट सोल्यूशंस बोलते थे। और इसके बाद हम अपने एक्चुअल सोल्यूशन की तरफ आते थे और हम देखते थे कि एक प्रॉब्लम के जो मल्टीपल सोल्यूशन हमारे पास मौजूद हैं उनमें से सबसे बेहतरीन सोल्यूशन कौन सा है। स्टूडेंट्स, ये वो रिकैप था जो हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लो चार्ट्स और एल्गोरिथम्स। हम इनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ हम फ्लो चार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। हम देखते हैं कि फ्लो चार्ट होता क्या है और उसको बनाया कैसे जाता है। फ्लो चार्ट की सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। तो फ्लो चार्ट हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होती है पिक्चर्स की फॉर्म के अंदर उस डेटा की, उस प्रोसेस की जो हम फॉलो करते हैं अपने एक सोल्यूशन को बनाने के लिए। ठीक है, और इस सोल्यूशन को बनाने के लिए, इस फ्लो चार्ट को बनाने के लिए हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते थे, हम एरोज़ का इस्तेमाल करते हैं, हम प्रोसेसेस का इस्तेमाल करते हैं। इन एरोज़ की वजह से हम ये बताते थे कि हमारा फ्लो चार्ट कहाँ से स्टार्ट होगा और किस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास आते हैं इम्पोर्टेंस कि हमारे लिए एक फ्लो चार्ट किस कदर इम्पोर्टेंट है अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये बात याद रखें कि जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है हमें उसको कंप्लीट करने के लिए उसका फ्लो चार्ट बनाना लाजमी होता है। अगर हमारे पास फ्लो चार्ट उसका ना बना हो तो हमारे लिए सॉल्यूशन को ढूंढना और उसको अंडरस्टैंड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसी तरह अगर किसी प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट ऑलरेडी बना हुआ हो तो हमारे लिए उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना और उसके लिए उसमें से सॉल्यूशन निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि फ्लो चार्ट हमारे पास रिप्रेजेंटेशंस होती है पिक्चर्स की फॉर्म के अंदर, तो चीज़ें विजुअलाइज हुई होती हैं हमारे सामने। तो जब चीज़ें विजुअलाइज होती हैं हमारे सामने तो हम उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू के लिखी हुई कोई चीज़ हम पढ़ें और उसको अंडरस्टैंड करें। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारा रिसोर्स भी कम लगता है, हमारे पास टाइम भी बचता है और हमारा पैसा भी बचता है। और क्योंकि विजुअलाइज होती है चीज़ें तो हर चीज़ बहुत आसानी से कम्युनिकेट हो जाती है किसी दूसरे पर्सन को भी, अगर हमने किसी को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताना हो।
एक चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत इफ़ेक्टिव वे होता है हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में। इफ़ेक्टिव वे इस वजह से क्योंकि हमारे पास हर चीज़ पिक्चर्स की फॉर्म में और स्टेप बाय स्टेप बनी होती है, तो हमारे लिए सॉल्यूशंस को देख के बताना आसान होता है कि ये हम सॉल्यूशन हमारे पास ठीक है या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एक फ्लो चार्ट को बनाने के लिए। ठीक है, फ्लो चार्ट को बनाने के लिए स्टूडेंट्स आपको 4 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहले तो आपको एक इनपुट चाहिए जिसकी बेस पे आपने फ्लो चार्ट को स्टार्ट करवाना है, यानी आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट चाहिए। उसके बाद आपने उसमें से आउटपुट भी निकालनी है, उसमें आपने डिसीजंस भी लेने हैं और उसमें आपने प्रोसेस भी करना है। ये 4 एसेंशियल पॉइंट्स हैं जिसकी बेस के ऊपर हमारे पास एक फ्लो चार्ट कंप्लीट डिफाइन किया जाता है। ठीक है, इन चारों पॉइंट्स को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी इनपुट की। इनपुट का मतलब है कि यूज़र हमें कितना और कितनी बार डेटा देगा। ये डिपेंड करता है उस यूज़र के ऊपर जिसने हमें डेटा देना है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट फेज आता है वो है प्रोसेस। जो डेटा हमारे पास आया है हमने उस पर कोई कैलकुलेशंस करनी है, परफॉर्मेंस कोई अप्लाई करनी है। उसके बाद वो हमारे पास डिसीजन सिंबल में आ जाएगा या डिसीजन की स्टेज में आ जाएगा। वहाँ पे हम फैसला करेंगे क्या ये जो फ्लो चार्ट हमने बनाया है ये ठीक है या नहीं ठीक। ठीक है, और उसके बाद लास्ट चीज़ आउटपुट। ठीक है, इनपुट जब ले ली हमने उस पर प्रोसेस कर लिया, हमने उस पर डिसीजन ले लिया, अब उसका कोई ना कोई आउटपुट भी आना है, तो वो आउटपुट हमारे पास किसी न किसी फॉर्म के अंदर लाजमी आएगी, जिसको देख के हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारा फ्लो चार्ट ये ठीक है या नहीं ठीक, या हमारी प्रॉब्लम के लिए सूटेबल है या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि आपको एक सिचुएशन दी गई है कि आपने सेल्सियस टेम्परेचर जो उनसे फाइंड करना है फ़ारेनहाइट से। ठीक है, आपको फॉर्मूला तो आता ही होगा इसका। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनपुट ले लेंगे क्योंकि आपने फ़ारेनहाइट के अंदर इंफॉर्मेशन देनी है। लेट्स सपोज 72 थी कोई इंफॉर्मेशन, 72 फ़ारेनहाइट उसने आपको दे दिया है कैलकुलेट करने के लिए। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, इनपुट तो आपके पास आ गई, अब आपने उसको प्रोसेस के अंदर लिखना है। ठीक है, प्रोसेस का सिंबल हम इस्तेमाल करेंगे, उसके अंदर फिर हम लिखेंगे फार्मूला जो कि हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेल्सियस को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, डिवाइड कर देंगे 5 से और प्लस कर देंगे 32 को, तो हमारे पास वो जो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में था वो सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह एक और हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं जिसमें आपको ये कहा गया है कि आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है एक मूविंग ऑब्जेक्ट का जिसकी मास और फोर्स आपको दी गई है। इसका भी आसान सा तरीका है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो उसकी मास को उसके फोर्स के ऊपर डिवाइड कर दें, आपको उसकी एक्सेलरेशन निकल आएगी। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी, इसके अलावा बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो आपकी बुक के अंदर आपको दी हुई हैं, हम उन सबको गो थ्रू नहीं करेंगे। ये कुछ एग्जांपल मैंने आपको बता दिए सिर्फ आपको समझाने के लिए। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सिंबल्स। एक फ्लो चार्ट में जब हमने बनाना होता है तो उसमें कौन से सिंबल इस्तेमाल होते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो हमारे पास उसका एक इनिशियल सिंबल होता है, स्टार्टिंग सिंबल होता है, उसको टर्मिनल भी बोलते हैं। ठीक है, ये वो सिंबल है जो कि हम अपने फ्लो चार्ट को स्टार्ट और ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हमारा फ्लो चार्ट कंप्लीट हो जाएगा तब भी हम यही टर्मिनल सिंबल जो सा वो इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा एरो साइंस आपको नज़र आ रहे होंगे, तो ये एरो सिंबल जो सा है ये हमारे प्रोग्राम का जो स्टेप है उसके फ़्लो को रिप्रेजेंट करेगा कि हमारा जो फ़्लो है वो किस डायरेक्शन में है। टॉप से बॉटम की तरफ हमारा फ़्लो आएगा या लेफ़्ट से राइट की तरफ हमारा फ़्लो मूव करेगा फ्लो चार्ट का। ठीक है, इसके अलावा प्रोसेस का सिंबल है। ठीक है, जिसमें हम कैलकुलेशन वगैरह करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन हम लेंगे यूज़र से, कुछ इन्फॉर्मेशन हम कंप्यूटर को भी देंगे। इसके अलावा इनपुट एंड आउटपुट का सिंबल है जो हम यूज़र से इनपुट लेंगे और उसी सिंबल के जरिए हम बताएंगे कि हमारे पास कोई आउटपुट आई है कि नहीं है। इसके अलावा हमारे पास डिसीजन का सिंबल है, डायमंड सिंबल आपको बना हुआ नज़र आएगा। ये डायमंड सिंबल जो है डिसीजन के लिए इस्तेमाल होता है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स के लिए।
ठीक है, तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं अपने फ्लो चार्ट में। ठीक हो गया जी। इसके बाद जो आपके पास चीज़ आ जाती है वो है रिपीटिशंस। जब हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं तो इस फ्लो चार्ट के बनाने के दौरान कुछ स्टेप्स ऐसे भी आते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, इनको सर्कल बोलते हैं या साइकिल बोलते हैं या इनको लूप्स भी बोलते हैं, जो बार बार एक चीज़ रिपीट कर रहे होते हैं। और ये मोस्टली केसेस में डिसीजन के टाइम पे हो रहा होता है। ठीक है, डिसीजन या तो हमारा ट्रू होता है या तो हमारा फॉल्स होता है। अगर तुम्हारा डिसीजन ट्रू होता है तो हमारा फ्लो चार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है, और अगर वो ट्रू नहीं होता तो हमारे पास वो सर्कल अगेन चलता है। ठीक है, और उसके बाद अगेन कंडीशन को टेस्ट होती है, चेक होती है, और उसके बाद उसका आउटपुट अगेन आता है और हम फिर कोई डिसीजन लेते हैं कि ठीक है या नहीं ठीक। अगर ठीक है तो ओके, सिस्टम से हम बाइड आ जाएंगे, अगर नहीं है तो हमारे पास अगेन इसका एक थर्ड सर्कल भी चलेगा। इस तरह से जो हमारे पास चीज़ें आती हैं वो रिपीटिशंस के अंदर आती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास फ्लो चार्ट के हवाले से कि फ्लो चार्ट क्या होता है। हमने इसके अंदर बहुत कुछ देखा, हमने उसकी डेफिनेशन देखी, हमने उसकी इंपॉर्टेंस देखी, फिर हमने देखा कि उसमें सिंबल्स कौन से इस्तेमाल होते हैं, फिर हमने उसकी एग्जाम्पल भी देखी, और फिर लास्ट में हमने रिपीटिशंस देखी कि हमारे लूप में या फ्लो चार्ट के अंदर रिपीटिशंस किस तरह से आती हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है एल्गोरिथम्स के हवाले से। एल्गोरिथम्स क्या है? तो जैसे हमने देखा है एक फ्लो चार्ट है, इसी तरह हमारे पास एल्गोरिथम्स भी है। ये सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं जिनको जब हम फॉलो करते हैं तो हमारे पास एक सोल्यूशन जो सा वो बन जाता है। लेकिन ये सब कुछ बनता तब है जब हमारे पास एक फ्लो चार्ट बना हुआ होता है, क्योंकि वहाँ पे हम पहले स्टेप्स डिफाइन कर चुके होते हैं। एल्गोरिथम में चीज़ ये आती है कि हम ये सब कुछ पेपर के ऊपर लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, फ्लो चार्ट के अंदर आप देखें तो हमने वहाँ पे सिंबल्स का इस्तेमाल किया। यहाँ पे हम सिंबल्स इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि यहाँ पे हम नेचुरल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। वो चाहे आपकी उर्दू है चाहे इंग्लिश है, आप उस सूडो कोड के अंदर उस स्टेप्स को लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी रहे उसको बाद में एग्जीक्यूट करने। जब आप ये काम कर लेते हैं, उसको नेचुरल लैंग्वेज में लिख लेते हैं, उसके बाद हम ये काम करते हैं कि हम उसको प्रोग्रामर के हवाले करते हैं। जब प्रोग्रामर के हम उसका हवाले करते हैं, वो प्रोग्रामर उन स्टेप्स को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस के तौर पे लेता है और उसको फिर उसके अंदर कन्वर्ट करके प्रॉब्लम का हल निकालता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे पास एल्गोरिथम। अब हम देखते हैं कि इसका रोल क्या होता है। जैसे हमने देखा कि इंपॉर्टेंस होती है फ्लो चार्ट की, इसी तरह हमारे पास इंपॉर्टेंस है एल्गोरिथम की भी। एल्गोरिथम बच्चों इतना इंपॉर्टेंट होता है कि इसके बगैर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं सकती। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसके लिए फ्लो चार्ट पहले से डिफाइन किया जाता है, बनाया जाता है, और उसके बाद हम इसको किसी प्रोग्रामर के हवाले करते हैं, और वो प्रोग्रामर हमारे इस सूडो कोड को या जो नेचुरल लैंग्वेज में हमने डेटा लिखा होता है इसको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है, और कन्वर्ट करने के बाद हम उसको फिर आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, जो एल्गोरिथम्स होते हैं हमारे पास, इसकी बेस पे ही हमारे तमाम सॉल्यूशंस डिफाइन किए जाते हैं, और ये डिफरेंट होते हैं प्रॉब्लम्स के हिसाब से। ये छोटे भी होते हैं, ये बड़े भी होते हैं, ये इजी भी होते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास आती है वो है फॉर्मूलेशन। फॉर्मूलेशन का मतलब है कि हम जब एल्गोरिथम बनाते हैं तो उसमें कौन से स्टेप्स इंक्लूडेड हैं, किन स्टेप्स का हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने फ्लो चार्ट के अंदर देखा कि हमने कहा कि एक टर्मिनल होगा सिंबल हमारे पास, जिसको हम स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। वो वैसे ही एल्गोरिथम्स के अंदर भी हमारे पास एक स्टार्ट स्टेटमेंट होती है। जब हम स्टार्ट लिख देते हैं या बिगिन लिख देते हैं, वहाँ से एक्चुअल में हमारा एल्गोरिथम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम कोई इनपुट लेते हैं। इनपुट लेने का मतलब है कि हम यूज़र से कहते हैं हमें कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, जिसकी बेस के ऊपर हम कोई आउटपुट जनरेट करेंगे, हम उसको प्रोसेस करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट फेज आता है वो है सेट। सेट का मतलब है कि जब हमारे पास यूज़र ने इंफॉर्मेशन दी, अब हमने उस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर भी कहीं पे सेव करवाना है, तो उसके लिए सेट का जो मैकेनिज्म है हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट फेज हमारे पास आता है वो है डिसीजंस का। ठीक है, हम डिसीजंस लेते हैं उस इनपुट की बेस के ऊपर।
ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फेज आता है, वो है गो टू। गो टू का मतलब है कि हमने अगर अपने प्रोग्राम या एल्गोरिथम के अंदर कंट्रोल कहीं पर ट्रांसफ़र करवाना है तो किस तरह से करवाएंगे। तो उसके लिए गो टू स्टेटमेंट्स, इफ एल्स स्टेटमेंट्स, इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं। ये आप आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक हो गया। तो उसके बाद हमारे पास आ जाती है आउटपुट। हमने इनपुट भी ले ली, हमने प्रोसेस कर लिया, उस कंप्यूटर में सेव करवा दिया, सेव करवाने के बाद हमने डिसीजन ले लिया। अब सब कुछ करने के बाद जो लास्ट चीज़ हमारे पास आएगी वो है आउटपुट। तो जाहिर सी बात है, जैसे फ्लो चार्ट में ये था, हमने स्टेप्स देखे थे, कोई इनिशियल स्टेप होगा, प्रोसेस होगा, उसके बाद हमारे पास कोई आउटपुट आएगी। यहाँ पे भी वही काम है कि हमने इनपुट ली, प्रोसेस किया, डिसीजन लिया, उसके बाद हमारे पास कोई उसकी आउटपुट आ गई। ठीक हो गया। यहाँ पे इसके बाद जो हम चीज़ देखेंगे वो है इफ़ेक्टिवनेस। इफ़ेक्टिवनेस का मतलब है कि हमारे पास जो एल्गोरिथम हमने डिज़ाइन किया है वो कितना इफ़ेक्टिव है एक सोल्यूशन बनाने के लिए। तो उसके लिए दो फैक्टर्स हैं जिनका हम नज़रसानी करते हैं। सबसे पहला ये कि हम ये देखते हैं कि उसके नंबर ऑफ स्टेप्स क्या हैं। ठीक है, एक एल्गोरिथम के अंदर उसके नंबर ऑफ स्टेप्स क्या है, वो कितना लेंथी है। और दूसरा ये कि वो कंप्यूटर में कितनी स्पेस ले रहा है। ये दो फैक्टर्स हैं जिसकी हम नज़रसानी करते हैं जब भी हम एल्गोरिथम बनाते हैं और ये कंसीडर करते हैं कि ये एक आइडियल एल्गोरिथम है। ठीक हो गया। अब जो हमने बात की नंबर ऑफ स्टेप्स, इसका क्या मतलब है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो कि कम नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर सॉल्व हो जाती है, उसमें स्टेप्स कम लिखे जाते हैं, प्रोग्राम छोटा सा होता है, एल्गोरिथम छोटा सा होता है। ठीक है। और कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स भी होती हैं जो साइज में छोटी तो होती हैं लेकिन मेमोरी में बहुत ज़्यादा स्पेस ले रही होती हैं, जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस, हमारे एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस, हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो परफॉर्मेंस है उस पर इफेक्ट आ सकता है। ठीक है। बाज़ जगहों पर ये चीज़ बेहतर होती है, बाज़ जगहों पर ये चीज़ बेहतर नहीं होती। तो ये हम जब भी प्रॉब्लम की नौयत देखते हैं उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि इन दोनों में से किस चीज़ को हमने प्रेफरेंस देनी है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों के डिस्कस करते हैं पैरेलल में, फ्लो चार्ट के भी और एल्गोरिथम्स के भी। अब होता ये है फ्लो चार्ट में कि ये हमारे पास बहुत आसान होता है ड्रा करना। ठीक है। इसके अलावा इसमें जो भी हमें प्रॉब्लम आती है उसको फाइंड करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसमें एरर्स को ढूंढना बहुत ज़्यादा आसान होता है। ठीक है। और क्योंकि इसमें हर चीज़ हमारे पास स्टेप टू स्टेप चल रही होती है तो उस चीज़ का जो फ्लो है उसको भी देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है। ठीक है। ये थे हमारे पास एडवांटेजेस फ्लो चार्ट के। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें वो ये है कि हमारे पास बहुत कम टाइम होता है किसी भी एक कॉम्प्लेक्स किस्म के फ्लो चार्ट को ड्रा करने के लिए। इसको ड्रा करना काफ़ी मुश्किल होता है और इन फ्लो चार्ट सिर्फ सिंपल प्रॉब्लम्स के लिए ही बेहतर रहता है। हम कॉम्प्लेक्स किस्म की प्रॉब्लम के लिए इसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते। हमें ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है किसी भी फ्लो चार्ट को बनाने के लिए, क्योंकि हमने उसमें डिफरेंट स्टेप्स को देखना होता है। फ्लो चार्ट्स में हमने इनपुट भी देखी, प्रोसेस भी देखा, उसकी आउटपुट भी देखी। तो इन सब को आइडेंटिफाई करना और इन सब को फिर स्टेप्स लिखना और इसके एल्गोरिथम्स लिखना, तो ये सब कुछ काफ़ी एक लेंथी प्रोसेस होता है। ठीक है। ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी थे। अब हम इसके साथ ही पैरेलल में एल्गोरिथम्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। वो ये है सबसे पहले जैसे फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट दिखने में तो बहुत इजी है लेकिन बनाने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन एल्गोरिथम ज़रा इजी होता है हमारे लिए उसको बनाना, क्योंकि उसके लिए हमने फ्लो चार्ट को ऑलरेडी बना लिया होता है। ठीक है जी। इसके अलावा एल्गोरिथम जो उनसे हैं वो लिखना आसान होते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्लो चार्ट के। क्योंकि फ्लो चार्ट के अंदर ये होता है कि हमने हर स्टेप को डिस्क्राइब किया होता है, उसकी छोटी छोटी इंट्रोडक्शंस दिए होते हैं, जबकि एल्गोरिथम्स के अंदर हम ये कुछ नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ और सिर्फ उसको एक डिटेल फॉर्म के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख रहे होते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा जैसे हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स किस्म की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए फ्लो चार्ट को बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन एल्गोरिथम्स में ये चीज़ टोटल उलट है। एल्गोरिथम्स में क्योंकि हमें सिर्फ लॉजिक चाहिए होती है, हम उस लॉजिक की सेंस के ऊपर एल्गोरिथम को डिज़ाइन भी कर लेते हैं और हम उसको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट भी कर लेते हैं। तो ये कुछ उसके एडवांटेजेस थे।
अब हम इसकी डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। डिसएडवांटेज में सबसे पहले ये आता है कि जब हमने एक एल्गोरिथम बना लिया तो उसके बाद अगर हम उसमें कोई मॉडिफिकेशन करते हैं, हमें पूरे के पूरे एल्गोरिथम में मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, क्योंकि सिर्फ एक स्टेप की चेंज होने की वजह से बाकी जगहों पर भी इफ़ेक्ट आ सकता है, तो हमें उस इफ़ेक्ट को भी देखना होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें हम फ्लो का बताना ज़रा मुश्किल होता है हमें, क्योंकि फ्लो चार्ट में हमारे पास एरो सिंबल्स मौजूद होते हैं, तो जिसकी वजह से हमें पता चल रहा होता है कि हमारा जो नेक्स्ट फेज़ है या नेक्स्ट स्टेप है वो कौन सा वाला है, जबकि एल्गोरिथम्स के अंदर इन स्टेप्स को बताना ज़रा मुश्किल होता है। ठीक है जी, ये कुछ हमारे पास एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस थे एल्गोरिथम के और फ्लो चार्ट के। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, होप सो आपको इसकी अच्छी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक में फिर से आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।